लास्ट में जो क्वेश्चन था ना ये था 2 point charges plus 6q and minus 8q are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC of side A as shown in figure। तो इसकी फिगर हमने ऐसे देखी थी कि यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था और इसके वर्टिसेस पर 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए थे B और C B और C। यहाँ पर था प्लस का 6q और यहाँ पर था माइनस का 8q और वो बोल रहे थे कि आपको पॉइंट A पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो हमने देखा था कि ये वाला एंगल 60 डिग्री था। तो इसमें मैंने ये कहा था कि जो ये यहाँ पर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ तो जब जिस भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हम ये मान कर चलते हैं कि वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर एक रिपेलिंग फोर्स लगेगा इस तरीके से, यहाँ पर एक रिपेलिंग फोर्स लगेगा और इसी तरीके से यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या बोला था, इसको क्या नाम दिया था, E1 या E2 कुछ ऐसे ही बोला था? बता दीजिए। E1, ये वाला E1 और ये वाला E2, ठीक है। तो क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो हमने ये देख लिया था कि यहाँ जो पूरा का पूरा एंगल बनेगा ये 120 डिग्री बनेगा। उसके बाद हमने ये कहा कि यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाइए E2 के और E2 से एक पैरेलल लाइन बनाइए E1 के। ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर हमारा रिजल्टेंट फील्ड बन जाएगा। अब जो रिजल्टेंट फील्ड है, रिजल्टेंट फील्ड के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं यहाँ पर, अब ये सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट है इसका, क्या पूछ रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पार्ट में हम ये कहेंगे लेट द रिजल्टेंट फील्ड बंद कर देना और लकड़ी वाला भी बंद कर देना। लेट द रिजल्टेंट फील्ड मेक्स, कहीं बैठ जाओ तो सब खाली करो। लेट द रिजल्टेंट फील्ड मेक्स एन एंगल, लेट द रिजल्टेंट फील्ड मेक्स एन एंगल बीटा विद E2 वेक्टर। तो ये वाला जो है इसके साथ में मैंने मान लिया कि ये बीटा बना रहा है एंगल। अब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप ये कहेंगे कि नहीं आपने यही वाला डायरेक्शन क्यों लिया, यही वाला एंगल क्यों लिया, आप ये कह लो कि नहीं आप E से E1 के साथ में एंगल मान लीजिए। तो हमारा जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन उसी हिसाब से सेम ही निकलेगा। डायरेक्शन जब भी निकाला जाता है तो हमेशा डायरेक्शन ये नहीं होता कि नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ की तरफ है। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपसे एंगल बता दिया जाए, बस आप एंगल बता दीजिए तो समझ लो कि आपने डायरेक्शन बता दिया, ठीक है। तो आपने पहले ही लिख दिया लेट द रिजल्टेंट फील्ड मेक्स एन एंगल बीटा विद E2 वेक्टर। तो आप E2 वेक्टर के साथ में जो एंगल वो बना रहा है उसको बीटा आप लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ से जब भी डायरेक्शन निकाला जाएगा तो आपको tan थीटा निकालना है, समझ गए। जब भी डायरेक्शन निकाला जाना है तो आपको tan थीटा निकालना है। तो आप क्या करेंगे, tan बीटा निकालेंगे। अब tan बीटा क्या हो जाएगा, हम ये जानते हैं tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप ये देखिएगा कि अगर ये बीटा है तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री ही बने, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो E2 है ना, ऐसा भी हो सकता है कि E2 की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो। अगर इस E2 की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी तो हमारा जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कुछ इस तरह से भी बन सकता है। देखिए पहले इसको आप, ये टोटल 120 डिग्री है। अब यहाँ से E1 से आपने E2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और E2 से E1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा E वेक्टर हो गया। ये वाला एंगल मैंने बीटा लिया है तो ज़रूरी नहीं है ये हर बार 90 डिग्री हो, ऐसा भी हो सकता है कि 90 डिग्री वाला ऐसे बने,
इस तरह से बने, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर मैं ये जानता हूँ कि भाई ये जो बीटा है ना, इस बीटा के सामने वाली साइड जो भी एंगल होता है उस एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, और जो ये नीचे वाली साइड होती है एडजेसेंट साइड, इसको हम बोल देते हैं बेस। ठीक है, तो अगर बीटा के साथ वाला आपको एंगल निकालना है तो आप ये देखिएगा कि ई वेक्टर बीटा के साथ जो एंगल बना रहा है वो कौन सा कंपोनेंट हो गया, वो आपका हो गया कॉस वाला कंपोनेंट, उसको बेस बोलेंगे, उसको बेस बोलेंगे। तो बेस में मेरे पास दो चीज़ें आएंगी, आप ये देखिएगा कि ये जो E1 है और E2 है, E1 और E2 के दोनों के बीच में टोटल एंगल 120 डिग्री है। तो E1 का अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ होगा, ये 120 डिग्री के साथ में, मतलब ये E1 का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज योर बेस। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, E1 cos 120 डिग्री, ये समझ में आ गया। आप इसको ना अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये वाला है हमारा E2 वेक्टर, बस एक बार समझ लेना, फिर किसी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। ये E2 वेक्टर है और ये मान लीजिए कि ये E1 वेक्टर है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल है, तो वो 90 से ज़्यादा ही होता है, तो ये 120 डिग्री एंगल है। इसके बाद मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपैंड करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो हमने क्या करा कि E1 से E2 के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली, और E2 से E1 के पैरेलल एक डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली, और ये हमारा बन गया रिजल्टेंट फील्ड, जिसको मैं E वेक्टर बोल रहा हूँ। अब हमने ये कहा कि E वेक्टर E2 के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा बना रहा है, तो अब मुझे tan बीटा निकालना है। तो भाई tan बीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस तो होना चाहिए मेरे पास। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ऐसे, और उसके बाद फिर आप ये कहेंगे कि भाई परपेंडिकुलर तो मेरे पास ये आ गया, परपेंडिकुलर तो ये आ गया, और बेस जो है ये इतना सा है, इसको कैसे निकालूं। इतने से को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक तो ये पूरी लेंथ होनी चाहिए और ये इतनी सी लेंथ होनी चाहिए, दोनों का सब्ट्रैक्शन इसके बराबर आ जाए। ऐसा होता है, कायदा तो देखिए यही है, लेकिन तरीका बेस्ट इसका क्या है कि हमारे पास जो एंगल है उस एंगल पर फोकस करिए। ये वाला एंगल है मेरे पास 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री ये इस तरीके से है, यहाँ से और यहाँ तक 120 डिग्री, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ निकलेगा, अलोंग E2 निकलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग E2 निकलेगा, वो होगा E1 cos 120 डिग्री। तो E1 cos 120 डिग्री इस डायरेक्शन में होगा। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये E2 का मैग्नीट्यूड हो गया। तो टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया हमारे पास, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट टोटल ये हो गया। आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वाला आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे, आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि ये वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल इस केस में, क्योंकि बीटा में यहाँ बना हो, तो ये बेस को रिप्रेजेंट करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा बेस को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आप ये देखिएगा फिर मुझे निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि ये वाला कंपोनेंट। तो भाई ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ निकलेगा, हॉरिजॉन्टल तो ऐसे निकल गया, वर्टिकल निकलेगा ऐसे। वर्टिकल ऐसे निकलेगा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये होगा E1 sin 120 डिग्री। E1 sin 120 डिग्री। अच्छा, इसको समझने का तरीका, ये तो मैं आपको बिल्कुल बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। एक तो ये हो गया परपेंडिकुलर हमारा हो गया E1 sin 120 डिग्री। आपको क्या करना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि आपको डायरेक्शन निकालनी है, तो आप कोई एक रेफरेंस लेकर चलेंगे। तो मैं यहाँ पर जानबूझकर मैं E2 लेकर चला, आपकी मर्जी है। आप अगर E1 लेकर चलेंगे, अगर मान लीजिए आपने E1 ले लिया, तो आपका ये वाला एंगल बीटा हो गया, आपका ये वाला एंगल बीटा हो गया। अगर ये वाला बीटा हो गया तो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो ये हो जाएगा E2 cos 120 डिग्री, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ गए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 cos 120 डिग्री प्लस E1 तो इस डायरेक्शन में है ही, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा E2 sin 120 डिग्री। तो वर्टिकल क्या होता है, साइन वाला, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, कॉस वाला। ये आपको देखकर चलना है कि आपने एंगल किसके साथ बनाया है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये दिमाग में रखना है, ठीक। वैसे समझ में आने वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी अलग है। ये तो आपको दिमाग में रखना है कि बेस का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ डालो, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ डालो, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके अलावा
जो एक कायदे की चीज़ है जो समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि भाई नहीं मैं तो ना मेरे को तो पर्टिकुलरली यही चाहिए 120 डिग्री वाला मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है हम ये निकाल सकते हैं, इतना एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री हो गया, तो इतना सा एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो ये वाली साइड है ना ये क्या हो जाएगी, क्योंकि ये इसके साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा even cos 30 डिग्री, even cos 30 डिग्री। और even cos 30 निकालो या even sin 120 निकालो, दोनों एक ही बात है, अभी करके दिखाऊंगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 90 + 30, sin 90 + 30 क्या होता है cos 30 होता है, ठीक है। तो आपको बस एक सिंपल फंडा याद रखना है कि जब भी आपसे डायरेक्शन पूछी जाए तो आप इतने सारे एंगल बनाने की बजाय बस ये सोचेंगे कि कौन से दो फील्ड्स हैं जिनके बीच में रिजल्टेंट फील्ड बन रहा है। हम ये कहेंगे E1 और E2, किसी एक के साथ में आप एंगल मान लीजिए बीटा, आपने इसके साथ मान लिया बीटा, तो इसके अलोंग जो है वो आपका किस में आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसके अलोंग एक तो ये है ही खुद ही E2 है, ठीक है, और दूसरा हम ये कहेंगे कि E1 और ये 120 डिग्री पूरा बन रहा है, तो E1 यहाँ तक जो हमारा कॉस कंपोनेंट बनाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके साथ बनाता है, तो E1 cos 120, तो E1 cos 120 + E2, ये तो हो गया आपका बेस में, और परपेंडिकुलर में तो साइन वाला कंपोनेंट आता है, तो E1 sin 120 डिग्री ये आपका परपेंडिकुलर में आ गया। बताइए इतना क्लियर, ठीक। तो इसको याद रखिएगा और फटाफट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कि उसको वेक्टोरिकली बना कर देखो, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये करिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। और जब भी डायरेक्शन निकालनी है तो निकालना tan बीटा ही है। अच्छा, तो tan बीटा इज इक्वल टू E1 sin 120 डिग्री, तो जरा देखिएगा क्या हो जाएगा ये, tan बीटा इज इक्वल टू E1 sin 120 होता है sin 90 × 1 + 30 डिग्री अपॉन E1 cos 120 डिग्री, E1 cos 90 × 1 + 30 डिग्री प्लस E2। और E1 और E2 की हमने ना वैल्यूज अलग अलग निकाली थी। E1 की वैल्यू को हमने बोल दिया था 6E और उसकी वैल्यू को बोला था 8E। देख लीजिए आपका लास्ट टाइम जो आपने सॉल्व कर रखा होगा, उसकी वैल्यू को लिया था 6E और उसकी वैल्यू को लिया था 8E, ठीक है, ये था, ठीक है। तो E1 की जगह डाल दीजिए 6E और sin 90 × 1 + 30, ये होता है 90 × 1, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 × 2, ये होता है 90 × 3, ये होता है 90 × 4। ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री। 90 × 1 में जब हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, हम भी साइन की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, पहली चीज़ तो प्लस। फिर ये क्या है 90 × 1, 1 क्या है ऑड नंबर है, तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस और फिर जो एंगल है वो आ जाएगा, यानी कि 30 डिग्री अपॉन E1 क्या था 6E और cos 90 × 1 + 30, तो 90 × 1 में जब कुछ ऐड होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग cos, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन के अलावा जो भी होगा वो सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद 90 × ये ऑड नंबर है तो cos का साइन हो जाएगा और एंगल एज इट इज। देखिए मैं ये जनरल वाला मेथड यूज़ करता हूँ, आपने अगर किसी भी बच्चे ने 90 × थीटा वाला 90 + थीटा 90 - थीटा वो फॉर्मूले अगर याद कर रखे हो तो वो भी उससे भी सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, जैसा ठीक लगे वैसा करें। कुल मिलाकर मुझे sin 120 और cos 120 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बच गया। पूछना बार बार मतलब पूछना ज़रूरी इस वजह से होता है क्योंकि मेरा फ़ोन गिरता नहीं था कभी भी, एक बार गिरा बेचारा बचाने, तभी से इस पर इतना सारे निशान पड़े, एक ही बार हुआ था। और हुआ भी कैसे था कि नींद में सोकर उठे तो लोअर होता है ना, तो लोअर पहन रखा था, जब सोकर उठा तो बाजू में फ़ोन रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको पॉकेट में डालता हूँ। अब वो नींद में पॉकेट में नहीं डाला, वो बाहर ही था, मैंने सोचा वो पॉकेट में क्या छोड़ दिया, वो ऐसे गिरा सीधा। E2 देखिए, E2 कितना है, E2 हमने लिया था 8E, E2 था 8E। अब cos 30 कितना होता है बताओ भाई, cos 30 √3/2 अपॉन माइनस sin 30 कितना होता है 1/2,
तो 6e इंटू -1/2 प्लस 8e, ठीक है, और 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर आ गया 3√3e tan बीटा इज इक्वल टू 3√3e अपॉन 8e माइनस 3e, मतलब 5e, इसे e कट गया, तो tan बीटा इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 5 आ गया। देखिए जनरली क्या होता है कि वैल्यूज़ ऐसी अजीब नहीं आती, जनरली वैल्यूज़ ऐसी आती है जैसे मान लीजिए tan बीटा की वैल्यू आ जाती है √3, तो आप ये कह देते हैं कि बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाती है 1/√3, तो आप बोल देते बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, 1/√3 अगर आती तो बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाता। यहाँ पर अजीब वैल्यू आ रही है तो इसको कैसे निकालें, कुछ भी नहीं करना, बीटा को यहाँ रख देना और tan को उधर ले जाना, ये होता है tan इनवर्स 3√3 अपॉन 5। मैथ्स में अगला चैप्टर यही है, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने tan इनवर्स समथिंग ऐसे लिख दिया, तो ये जो बीटा है ना, ये बीटा हमारे पास क्या हो गया, ये एंगल हो गया, ठीक है। डायरेक्शन जब भी पूछी जाती है तो हमसे एंगल पूछा जाता है और कुछ नहीं, ठीक, क्लियर है जी। चलिए इसके बाद लास्ट टॉपिक नहीं, ये तो एक क्वेश्चन बच रहा था और सिलेबस तो इसका ये वाला जो है सिलेबस के हिसाब से मैंने कंप्लीट करा दिया था। वो पिछले बार जो आया ना उसमें थिन स्फेरिकल शेल, ये 3 साल के बाद अब इंक्लूड करा है उन्होंने सिलेबस में। थिन स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड 3 साल से कटा हुआ था सिलेबस, इस बार इन्होंने इंक्लूड कर दिया, तो वो एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो और करते हैं, उसके बाद फिर इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं। कर दो जी, बता दो इसको, हो गया। मैसेज आया था, तुम्हारा मैसेज आया था क्या कि तुम आज आओगी नहीं, तुम्हारा ही आया था ना मैसेज। अच्छा, एक्चुअल में 2 नव्या हैं, 2 नव्या हैं, तो नोटिफिकेशन में आया था, मैंने वो बस वही पढ़ा था कि आओगी नहीं, तो मुझे लगा पता नहीं तुम थी या कोई और थी, मुझे लगा शायद हो गया काम क्या। न्यूमेरिकल यही वाला है जिसमें ट्राइंगल के एजेस पर वो चार्जेस को बिठा देते हैं, ये वाले क्वेश्चन हैं। और ये तो न्यूमेरिकल्स हो गए, उसके अलावा जो डेरिवेशंस हैं, तो डेरिवेशंस में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा हमने एक लाइन चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करा एक सरफेस चार्ज की वजह से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट मतलब उसमें भी गॉस थ्योरम वाला है, ठीक है। और अब तीसरा और करेंगे स्फेरिकल जो शेल है उसकी वजह से। स्फेरिकल, एक तो स्फेरिकल कंडक्टर होता है, स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब ये है कि एक पूरी बड़ी बॉल है, स्फीयर क्या है, एक पूरी की पूरी बॉल है, हमने ये मान लिया कि उस बॉल के अंदर चार्ज ही चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। और एक हो गया स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है तो वो भी बॉल पर अंदर से खोखली है स्फेरिकल शेल। तो आप ये समझ लीजिए कि एक तो क्रिकेट बॉल हो गई, तो क्रिकेट बॉल तो पूरी सॉलिड होती है, अंदर से पूरी भरी हुई होती है, और एक हो गई टेनिस बॉल, तो टेनिस बॉल अंदर से खोखली होती है। तो स्फेरिकल शेल इज लाइक दैट ओनली, कि अंदर से उसमें कुछ नहीं होगा, एयर होगी सिर्फ। बता दो ये तो एक बार इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये हमारे पास 21 तारीख को आया है ये। चलिए जी, तो लास्ट वाला जो पोर्शन है हमारा 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है चैप्टर नंबर 1। एक तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दूसरा पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। इसके बाद थर्ड पोर्शन हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ। एक्सियल पोल और इक्वेटोरियल नहीं वो है इसमें, जो ये बोला है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल वो दोनों हैं, एक्सियल पोल भी और वो वाला भी। अच्छा, फिर है स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये वाला हमने कर लिया है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला। दूसरा है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये भी कर लिया। और फिर तीसरा है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू सॉलिड स्फीयर वो नहीं करना, इसमें स्पेशली लिखा हुआ है स्फेरिकल शेल और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फील्ड इनसाइड एंड फील्ड आउटसाइड। ये स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और बाहर कितना होगा, ठीक है। बस ये आखिरी टॉपिक है, चलिए जी नोट करिएगा। Electric field due to a uniformly charged thin spherical shell. Electric field due to a electric field due to a uniformly charged electric field due to a uniformly charged thin spherical shell uniformly charged thin spherical shell. Consider a thin spherical shell of charge. First part लिखेंगे. Consider a thin spherical shell of charge of radius capital R Consider a thin spherical shell of charge of radius capital R with uniform surface charge density sigma. With uniform surface charge density sigma. जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज, तो इस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि वो जो थिन स्फेरिकल शेल है वो चार्ज है, मतलब उस पर पूरे पर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा दे रखी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। ये थिन स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं, तो थिन स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है कि जो इसकी जो सरफेस है यानी कि इसकी जो स्किन है वो थिक नहीं है, वो थिन है, ठीक। ये इसका सेंटर हो गया, अंदर से हवा है, खोखला है अंदर से, और ये जो बाहर का जो पूरा उसका जो सरफेस है उस पूरे के पूरे सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा चार्ज है कहीं पर कम चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पर हमने ये कह दिया कि कहीं पर भी आप ले लीजिए तो ये जो आपका इसका रेडियस है दैट इज़ कैपिटल आर, और फिर हम किसी भी सरफेस को, किसी भी बॉडी को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि उसके बाहर या उसके अंदर कोई एक गॉसियन सरफेस है, कोई एक गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पर
इधर लिख लीजिए ए पार्ट, इसको ए पार्ट करके लिखिएगा। यहाँ लिखें when point P lies outside the spherical shell, when point P lies outside the spherical shell, ये पॉइंट P क्या है बताता हूँ। मान लीजिए पॉइंट P यहाँ पर है, मतलब इस स्फेरिकल शेल की वजह से मैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पर, आउटसाइड दिस स्फेरिकल शेल, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो हमने क्या करा कि हमने इसके बाहर एक हाइपोथेटिकल सरफेस मान ली, उसको हम गॉसियन सरफेस बोल देते हैं। उस गॉसियन सरफेस पर मैंने एक पॉइंट मान लिया P, ठीक है। तो चाहे यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं पर भी मान लो, और क्योंकि मैंने गॉसियन सरफेस एक स्फीयर लिया है तो सेंटर से उसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। इस डिस्टेंस को बोल दीजिए स्मॉल आर, बाहर वाला जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल आर बोल दीजिए, अंदर वाला कैपिटल आर, बाहर वाला स्मॉल आर। तो यहाँ नोट करिएगा, टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, determine electric field at any point P, at a distance r from O, इसको O बोल दीजिए, at a distance small r from O, we choose a concentric sphere, of radius small r, as the Gaussian surface. ठीक है। तो अब मैं केस ए की बात कर रहा हूँ, when this point P lies outside the spherical shell, जब ये पॉइंट P स्फेरिकल शेल के बाहर लाई करेगा तब। तो उस केस में आप सबसे पहले ये कहेंगे द टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian surface Q is equal to sigma into A, reason लिख देना because sigma is equal to Q upon A। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर हम सरफेस की बात कर रहे हैं क्योंकि गॉसियन सरफेस ही ली जाती है, तो इस वजह से वहाँ सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ये हो गया, which implies that Q is equal to sigma into 4 pi r square, और यहाँ लिखना 4 pi capital R square, because surface area of sphere ये 4 pi r square होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 pi r square। तो अब सवाल ये उठता है
कि भाई हम तो गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गॉसियन सरफेस पर निकालना चाहते हैं। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, तो उसके लिए तो गॉसियन सरफेस का रेडियस लेना चाहिए था ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस एक स्फीयर है तो उसका सरफेस एरिया लेना चाहिए था। आप ये वाला कैपिटल आर वाला क्यों ले रहे हो? क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो सारा का सारा इसी के अंदर एनक्लोज्ड है। चार्ज जो है वो इस सरफेस के बाहर नहीं है, ठीक है। चार्ज सारा का सारा इतनी ही सरफेस में है, तो हम ये कहेंगे कि चार्ज सारा का सारा इस सरफेस पर लाई कर रहा है। तो जब इस सरफेस पर लाई कर रहा है तो उस सरफेस तक का ही डिस्टेंस हम लेंगे, समझ गए? ठीक है। तो इस वजह से स्मॉल आर न लेकर हमने कैपिटल आर तक लिया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इस बचे हुए पोर्शन में कहीं पर चार्ज नहीं होगा। बचे हुआ पोर्शन जो है वो एम्प्टी स्पेस है, वहाँ पर कहीं चार्ज नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो सरफेस है इसके अंदर चार्ज कहाँ पर है, क्योंकि हम क्या निकालते हैं, हम हमेशा चार्ज एनक्लोज निकालते हैं। तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, हम ये कहेंगे भैया चार्ज एनक्लोज्ड तो सिर्फ जितना इसकी सरफेस पर चार्ज है उसी की वजह से चार्ज एनक्लोज्ड होगा, ये बचे हुए पोर्शन में चार्ज नहीं होगा, समझ गए? चार्ज जो है वो तो सिर्फ स्फीयर के सरफेस पर है, ओरिजिनल स्फीयर। ये तो गॉसियन सरफेस है, इसकी सरफेस पर चार्ज नहीं है, तो इसलिए रेडियस जो है वो यहाँ तक का ही लिया जाएगा, कैपिटल आर लिया। दोबारा बोलो। नहीं, पॉइंट पी जो निकाल रहा हूँ ना मैं, पॉइंट पी, या मैं पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ और मैं गॉस थ्योरम लगाकर निकालूंगा इसको। तो गॉस थ्योरम लगाकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे, गॉस थ्योरम हमारी ये होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, तो Q/ε0 ये होता है। तो इसलिए पहले मेरे को Q निकालना जरूरी था, Q निकाल लिया, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो जरा देखिएगा, अब इसके बाद आप ये कहेंगे कि फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, नाउ फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैसे निकलेगा? phi is equal to phi E is equal to electric field into 4 pi r square, 4 pi r square। ये समझ में आ गया फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। जब हम गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स कैसे निकलता है, ये तो हो गया गॉस थ्योरम, ये तो गॉस थ्योरम हो गया। और जो फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये होता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि आप ई और डी एस का टोटल प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। तो जो ई है उसको तो मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लिया, और जो टोटल सरफेस है वो क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का लिया जाता है यहाँ पर एरिया। वो मैंने चार्ज एनक्लोज निकाला था तो इसलिए वहाँ कैपिटल आर लिया था, ठीक है। लेकिन अब मेरे को जो एरिया लेना है वो पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस का लेना है, तो इस वजह से मैंने स्मॉल आर लिया है यहाँ पर, ई टू 4 स्मॉल आर। कहाँ पर चार्ज नहीं है, सरफेस पर। अगर सरफेस पर चार्ज ही नहीं है तो फिर आप चार्ज को जीरो ले लो, सीधा सीधा आप चार्ज को जीरो ले लो बस, ठीक है। तो जीरो वाला भी केस आएगा, अभी करेंगे। दूसरा केस जीरो वाला भी है, वो भी बताऊंगा। तो आप ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या निकालना चाहा था, चार्ज। तो हम जब चार्ज निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, चार्ज एनक्लोज। तो चार्ज एनक्लोज निकाल रहा हूँ मैं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज निकालना चाह रहा हूँ। तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ इतनी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वजह से मैंने रेडियस जो है वो कैपिटल आर लिया। उसके बाद जब फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का एरिया तो स्मॉल आर ही लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से कैपिटल E इंटू 4 pi r square क्या हो गया, स्फीयर का एरिया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास phi E आ गया, बट एज पर गॉस थ्योरम के हिसाब से फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। फाई E इज इक्वल टू Q/ε0। बेटा इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से आपने फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से आपने गॉस थ्योरम लगाया, दोनों से निकल तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही रहा है ना, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। लिखिएगा इक्वेटिंग 1 and 2,
हेडिंग 1 एंड 2, ठीक है। टारगेट याद रखना है, टारगेट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यानी कि कैपिटल ई निकालना है। तो ई मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q upon epsilon naught. It implies that E is equal to 1 upon 4 pi r square into Q upon epsilon naught. इतना कर लिया। इतना करने के बाद में ये मिटा रहा हूँ मैं इधर से। इतना करने के बाद में फिर आप क्या करें, तो ये सारा डिनोमिनेटर तो आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना, तो यहाँ इसको ऐसे लिखो E इज इक्वल टू 1 अपॉन इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, आर स्क्वायर को इसके नीचे ले जाओ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना है यहाँ पर और फिर लिखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर यही डेरिवेशन लिखना होगा आपको। पहले मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड outside a thin spherical shell, electric field outside a thin spherical shell behaves in such a way that the entire charge of the shell is concentrated at its center। शायद समझ में नहीं आया होगा, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, समझाता हूँ। फॉर्मूला जाना पहचाना सा लग रहा है कुछ? क्या किस चीज़ का फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जब एक सिंगल पॉइंट चार्ज होता है तो हमने यहाँ पर ये कहा कि नहीं भाई नहीं, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पर पूरा जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब कभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाएगा ना आउटसाइड अ थिन स्फेरिकल शेल, तो उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए जरा सी डेरिवेशन है इसकी। आपसे ये कहा जाएगा कि आप प्रूव करिए कि अगर एक थिन स्फेरिकल शेल के बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो जो थिन स्फेरिकल शेल है वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगा एज इफ इट्स एंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो आप ये याद करो कि अगर मैं कहता था कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q और मुझे R डिस्टेंस पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या होता था? यही तो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता था। तो यहाँ पर गॉस थ्योरम यूज़ करके ये चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से यहाँ पर स्टार बनवाया था। अभी ये पहला केस हुआ है कि व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो जब पॉइंट P हमारा स्फेरिकल शेल के बाहर लाई करेगा तो तब ऐसा लगता है जैसे कि एंटायर जो चार्ज है, सारा का सारा जो चार्ज है वो सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, समझ गए? जबकि था कहाँ पर? यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब सेकंड केस देखेंगे, केस बी लिखें व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और लिखना, ये तो क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन के बाद में एक चीज़ और लिखिएगा और करके लिख लेना E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q की वैल्यू डाल देना, सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और जो ये Q है ना, सॉरी Q की जगह ये डाल दो सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर,
स्क्वायर तो कैपिटल आर स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, तो इस ई को मैं ये भी बोल सकता हूँ सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये भी कहा जा सकता है। ये तो है ही, ये भी कहा जा सकता है अगर क्यू की वैल्यू डाल दे तो। क्लियर है? ठीक, चलिए जी केस भी नोट करेंगे। तो पहला क्या था कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी का निकालना चाहता था, और पॉइंट पी कहाँ था, स्फेरिकल शेल के बाहर लाई करता था। अब जो पॉइंट पी है उसको थोड़ा अंदर ले आओ, यानी कि स्फेरिकल शेल पर ही लेकर आ जाओ अब उसको। तो केस बी नोट कीजिएगा, व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल इटसेल्फ। lies on the spherical shell itself. अब ये हमारी स्फेरिकल शेल है, ये सेंटर है, पॉइंट पी भी इसी सरफेस पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, क्योंकि गॉसियन सरफेस भी हमारी बिल्कुल इसी पर लाई कर रही है, तो इसका मतलब पॉइंट पी भी यहीं पर लाई कर रहा है, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों के दोनों इक्वल हो गए इस केस में। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, नाउ इफ वी अप्लाई गॉस थ्योरम, नाउ इफ वी अप्लाई गॉस थ्योरम, जब गॉस थ्योरम अप्लाई करा था तो क्या हुआ था कि एक तरफ तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ये था E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और एक तरफ क्या था Q अपॉन एप्सिलॉन। तो अब क्या है, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर के इक्वल है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कैपिटल E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अलग पूछ लिया अगर ये वाला, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली ये पूरा ही पूछा जाता है, एक साथ ही पूछा जाता है, तो वो आपको दोबारा से पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ये बोलेंगे कि हमने यहाँ पर ये करा था ना, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मैं वही कर रहा हूँ, स्मॉल आर और कैपिटल आर के इक्वल है, क्योंकि अब वो जो बाहर वाली लाइन थी वो बाहर वाला सरफेस यहीं आ गया, श्रिंक होकर अंदर ही आ गया, सरफेस पर लाई कर गया, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ से टारगेट क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू डाल दीजिए, सिंस Q इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, आगे ये मिटा रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, देयरफॉर Q की ये वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, देयरफॉर E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कर दिया, कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट नोट करिएगा, कि when point P lies inside the spherical shell,
point P lies inside the spherical shell. तो ये तो हमारा स्फेरिकल शेल हो गया। अब पॉइंट भी इस सरफेस के अंदर लाई करते हैं। ये हो गया इसका सेंटर। और अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारा जो यहाँ तक वाला जो रेडियस है वो तो कैपिटल आर है, और जो अंदर वाला गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो स्मॉल आर है। एक बार स्मॉल आर जो है वो क्या था, वो बाहर था, तो स्मॉल आर वाज ग्रेटर देन कैपिटल आर। एक बार स्मॉल आर जो है वो कहाँ पर था, वो सरफेस पर था, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पर अंदर है, तो हियर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कहाँ है, अंदर। अंदर कहाँ, खोखले पोर्शन में जहाँ कुछ है ही नहीं। चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो बताना जरा, गॉसियन सरफेस ने किसी चार्ज को एनक्लोज करा है अपने अंदर, बताइए। नहीं ना, इसका मतलब Q इज इक्वल टू 0। गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो कुछ होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि चार्ज तो सारा का सारा बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस electric flux through the Gaussian surface। तो ये क्या हो जाएगा, phi e इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ये हो गया। अच्छा, फिर है बाय गॉस थ्योरम I E is equal to Q upon epsilon naught। इक्वेशन 3 बोल दो, वो बोल दो, इक्वेटिंग 3 and 4। इक्वेटिंग 3 and 4 E into 4 pi r square is equal to Q upon epsilon naught। अब Q तो 0 था, तो E into 4 pi r square is equal to 0 because Q is equal to 0। 4 pi r square को इधर भी ले जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ जाएगा। तो किसी भी थिन स्फेरिकल शेल, भले ही वो चार्ज हो स्फेरिकल शेल, लेकिन अगर उसके अंदर की बात करी जाए कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, 0 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करिएगा इसका, नोट करिएगा। To prove that electric field due to a uniformly charged spherical shell, prove that electric field
ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell, due to a uniformly charged spherical shell is zero at all points inside the shell, is zero at all points inside the shell, at all points inside the shell. एक शेल के अंदर सब जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका ज़ीरो ही होगा, ठीक है। ये था जी आपका पहला चैप्टर, और इसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मेरे को बता देना। और जो हार्दिक तुमने वो शीट मेरे को भेजी थी ना, तो वो मुझे भेजी थी या ग्रुप पर डाली थी? जो ग्रुप पर डाल देना उसको। एक इनके स्कूल में एक जो है वर्ड फाइल इन्होंने बना कर दी इनके टीचर ने, तो उसमें क्या है कि मैंने खुद उसको कंपेयर करा है कि लगभग 25 या 30 क्वेश्चंस हैं, सारे वो वाले क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं। तो सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सेव कर लेना आप और ट्राई कर लेना। उसमें से मैक्सिमम डेरिवेशंस जो है वो अपने नोट्स में से मिल जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी हैं उसमें और डेरिवेशंस भी। अगला चैप्टर अगर मैं ये पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला करूँगा स्टार्ट, और आपकी जो क्लास है ये जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होती है, तो कोई बीच का दिन होगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मैं आपको बता दूंगा कि इसी वीक में मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को शायद आपका टेस्ट होगा मैं इसी चैप्टर में, ठीक है। तो सैटरडे तो वीकेंड है, तब तक तो तैयारी हो जाएगी चैप्टर की, ठीक है। जो आपको नोट्स बनवाए हैं, जो आपको न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, उसी टाइप का कोई न्यूमेरिकल आएगा और उसी में से डेरिवेशन आ जाएगी। तो मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आप कहीं से बहुत ज़बरदस्त कोई प्रिपरेशन करके आओ। जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस आते किस तरीके के, आपको करना किस तरीके से, ठीक है। तो इस सैटरडे को आपका इसका मैं टेस्ट लूँगा, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को, ठीक है। उससे पहले नहीं रखूँगा, सैटरडे को ही रखते हैं, फाइनल करते हैं इसको। तो सैटरडे के हिसाब से आप तैयारी रखें, ठीक है। हाँ पूछ लें, हाँ हाँ कोई बात नहीं, पूछ लें। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग। वही आपका नंबर है ना? हाँ हाँ हाँ, जितना करा उतना। अच्छा सुनो, मैं भी करूँ बेटा, एक मिनट। जो है तुम्हारी ना फीस आ गई है अभी, तो पापा ने फीस भेजी है, तो मैं एक काम करूँ, क्योंकि 21 से मैंने मैथ शुरू करा था, फिर मैथ्स की क्लासेस शायद तुमने बाद में करी है स्टार्ट, तो मैं 1 अप्रैल कर दूँ तुम्हारा, 1 अप्रैल में कर देता हूँ, दोनों का ही कर रहा हूँ, फिर मैं फिजिक्स का भी और मैथ्स का दोनों का 1 अप्रैल कर दूँगा। तो मेरे पास 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की आ गई फीस, ठीक है। और अब आप रेगुलर रहिएगा, ठीक है। चलिए जी, सर हाँ सर डेरिवेशंस करने का जैसे कि आपने बताया था 11th में, हाँ, दोबारा बता दो। लर्न करना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप कर करके देखते हैं। जैसे यही वाला है, Yes, sir. इसको एक बार लर्न करा, लर्न करने की